गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं महावीर सर अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी क्लास मैथ की रहेगी और उसमें भी हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो क्षेत्रमिति रहेगा। ठीक है, तो क्षेत्रमिति स्टार्ट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। क्षेत्रमिति होता क्या है, इसको बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या? मेंसुरेशन। इसमें इसके जो क्वेश्चन है, हर कंपटीशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्मी अग्निवीर में भी पूछा जाता है, एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, आरपीएफ में भी, अपने दिल्ली पुलिस के अंदर भी, सब में इसका एक दो क्वेश्चन 100%। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें कई प्रकार की आकृतियां आती है, जैसे आपने सुना होगा आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु, गोला, सब सारी आकृतियां आती हैं। इन आकृतियों को हम पहले दो कैटेगरी बनाएंगे इनकी, और उस कैटेगरी में सबसे पहले 2D आकृति आती है, 2 डायमेंशन आकृति। 2 डायमेंशन आकृति का मतलब होता है कि उसको हम बोर्ड पे बना सकते हैं और उसको क्लियर देख भी सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आयत, ये आयत एक 2D आकृति है, तो आयत मुझे पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आप मुझे गोला बना के दिखाओ, स्फेयर, अब ये गोला की जो स्फेयर की आकृति है ये पूरा विजिबल नहीं है। ये तो किसकी आकृति लग रही है, हमें सर्किल की आकृति लग रही है। और मैं बोलूं सर्किल बनाओ, तो ये लो सर्किल भी यही है। तो सर्किल और गोले में फिर कोई फर्क ही नहीं है। अब फुटबॉल की जो शेप होती है ना, फुटबॉल की, वॉलीबॉल की, अपनी गेंद है, कांच की गोली है, ये सब आपकी स्फेयर की आकृतियां हैं। लेकिन वो बोर्ड पे जो बनेगी वो इसी टाइप से बनेगी, क्योंकि इसका पूरा विजुअल हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो 2D और 3D आकृति में यही फर्क होता है कि 2D आकृति को आप पूरा बोर्ड पे क्लियर बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आप मुझे घनाभ की आकृति बनाओ, तो घनाभ आप बनाओगे तो ये लो, ये घनाभ की आकृति होगी। घनाभ में टोटल 6 सतह होती है। हम तो यहाँ कितनी सतह बना पा रहे हैं, 3 ही सतह बना पा रहे हैं। इसका मतलब इसके ऊपर की सतह दिखाई दे रही तो नीचे की नहीं दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही तो ये नहीं दिखाई दे रही, सामने की सतह दिखाई दे रही तो पीछे वाली नहीं दिखाई दे रही। तो यही फर्क होता है 2D और 3D में। इसमें पूरा शेप आपको दिखाई नहीं देता है। तो 1 बाय 1 हम 2D आकृति पढ़ेंगे सबसे पहले। इस 2D में भी सबसे पहले हम आयत पढ़ेंगे। क्या? आयत। प्रत्येक आकृति की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। परिमाप कैसे निकालते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विकीर्ण कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे उसका, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आयत। आयत रेक्टेंगल, ठीक है। आयत क्या होता है? आयत की आकृति जो होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है। आयताकार कोई खेत हो सकता है, आयताकार पार्क हो सकता है। ये आयत की लंबाई है। क्या है? लंबाई है। इसको L से डिनोट कर दिया। ये आयत की क्या है? चौड़ाई, ब्रेथ इसको बोलते हैं, और इसको लेंथ बोलते हैं। और ये आयत का क्या है? विकीर्ण है। क्या है? विकीर्ण है, डायगोनल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आयत में जो विकीर्ण होते हैं, 2 विकिरण होते हैं। आयत में 2 विकीर्ण, रेक्टेंगल हैज 2 डायगोनल। आयत में 2 विकिरण होते हैं, विकिरण मीन्स डायगोनल, और दोनों लंबाई में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दोनों लंबाई में इक्वल होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों विकीर्ण लंबाई में बराबर होते हैं।
ये 3 पॉइंट आयत की प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे हर आकृति की हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ठीक है। और आयत में 2 विकीर्ण होते हैं और दोनों लंबाई में क्या होते हैं, बराबर। अब इसके फॉर्मूले देखो। सबसे पहले आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। परिमाप को दोस्तों पेरीमीटर बोलते हैं। क्या, पेरीमीटर। परी प्लस माप। परी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ का माप, यानी कि इसकी बाउंड्री कैसे निकालेंगे। तो सभी भुजाओं को यदि हम जोड़ दें तो उस आकृति का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। लेकिन मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें फॉर्मूले याद रखने ही है, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो आयत का जो परिमाप होता है वो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। फिर बात आती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। फिर इसके बात आती है विकिरण की। डायगोनल कैसे निकालेंगे। डायगोनल का जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इनकी यूनिट का भी ध्यान रखना है, इकाई का भी ध्यान रखना होता है। परिमाप की इकाई हमेशा वही रहती है जो लंबाई की इकाई है। लंबाई और चौड़ाई जिस इकाई में रहेगी, जैसे लंबाई मान लो मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, तो परिमाप भी मीटर में ही आएगा। क्षेत्रफल जो आएगा वो किसके अंदर आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। और विकिरण जो आता है वो हमेशा किस में आता है, मीटर में आता है। सेंटीमीटर में है यदि लंबाई चौड़ाई तो ये सारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है। कई बार वो क्या करता है कि यूनिट में ही कर देता है गड़बड़। जैसे मान लो क्षेत्रफल पूछ लिया और क्षेत्रफल मेरा आंसर आया मान लो कि 20 आया, एक में तो डाल देगा 20 मीटर और एक में डाल देगा 20 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की इकाई हमेशा मीटर स्क्वायर में होती है, तो यूनिट का आपको खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। और इनमें भी यदि यूनिट अलग अलग दे रखी है तो सबसे पहले दोनों की यूनिट को क्या करना है, आपको समान बनाना है। समान यूनिट बनाने के बाद में ही आप इसका परिमाप निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे या विकीर्ण निकालोगे, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है। दूसरी बात यह है कि हमें इस क्वेश्चन में ये पता नहीं चलता कि सर परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो वो कैसे पता चलेगा। यदि क्वेश्चन में वो आपसे बोले कि मुझे इस आयताकार खेत की तारबंदी करनी है, तारबंदी कहाँ की जाती है, वो बाउंड्री के ऊपर की जाती है। मीन्स इसका परिमाप आपको निकालना है। जब भी क्वेश्चन में तारबंदी की बात हो तो हमेशा आप बाड़ लगानी हो, तारबंदी करनी हो, या कोई लड़का है जो उसके बाउंड्री पे दौड़ रहा है, तो भी हमें उस कंडीशन में उसमें क्या फाइंड करना है, परिमाप निकाल रहा है। क्षेत्रफल हमें ये आयताकार खेत जो पार्क है उसमें कितनी जगह है, एरिया कितना है, उस कंडीशन में हमें एरिया फाइंड करना है। विकिरण जब हमें ये तिरछी लंबाई ज्ञात करनी हो इस कोने से इस कोने की, तो ये हमेशा कौन बताएगा, हमें विकिरण बताएगा। क्लियर है। तो आयत के बारे में हमने देखा है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, 2 विकिरण होते हैं और दोनों लंबाई में बराबर होते हैं। और ये फॉर्मूले हैं परिमाप का, क्षेत्रफल का और विकिरण का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आयत का एक क्वेश्चन ले लेता हूं। एक आयताकार खेत, जिसकी लंबाई, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो इस आयताकार खेत का तो परिमाप, क्षेत्रफल और विकिरण ज्ञात करो। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पूरी एक सीरीज करेंगे क्वेश्चंस की, सारी आकृतियों के एक साथ। आयताकार खेत जिसकी लंबाई 15 मीटर दे रखी है और चौड़ाई 8 मीटर दे रखी है, इसका परिमाप, क्षेत्रफल और विकिरण ज्ञात करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और एकदम सीधा क्वेश्चन है। वैल्यू पुट करो फॉर्मूले के अंदर और आपका आंसर आएगा। तो आयताकार खेत की जो लंबाई है
ये एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं मैं वो सिखा रहा हूँ। आयत की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 15 मीटर दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है उसने, 8 मीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हमें इसका परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब पेरीमीटर निकालना है। तो परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई का मान कितना दे रखा है 15, और चौड़ाई का मान कितना दे रखा है 8। तो 15 8 कितना हो जाएगा 23, 23 इंटू 2 कितना आ जाएगा 46 मीटर। तो इस आयताकार खेत का जो परिमाप आएगा वो 46 मीटर है। परिमाप का मतलब इस खेत की जो पूरी बाउंड्री है वो कितने मीटर की है, 46 मीटर की है। क्लियर है। इसके बाद मैंने इसका क्षेत्रफल पूछा आपसे, क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, ये जगह कितनी है, ये एरिया कितना आपको ये बताना है। तो ये एरिया आपको कौन बताएगा, ये एरिया आपको क्षेत्रफल बता देगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इस आयताकार मैदान की, वो 15 मीटर गिवन है, और चौड़ाई कितनी है 8 मीटर है। तो 15 इंटू 8 करोगे तो 15 अंठे 120 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है आपको, अभी मैंने बताया था। इसके बाद विकिरण, क्या विकिरण, विकिरण कैसे निकालेंगे, डायगोनल, डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे। तो डायगोनल का फॉर्मूला लिखाया था अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, लंबाई कितनी है 15, 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225, और 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64। 225 प्लस 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 4 9, 6 2 8, 289, अंडर रूट 289। और 289 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है 17 मीटर। तो इस डायगोनल की जो लंबाई होगी, ये डायगोनल होता है, और इस डायगोनल की जो लंबाई है वो कितनी आएगी 17 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना है, परिमाप देखो मीटर में ही है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है, और विकिरण भी मीटर में है। क्लियर है। ये एक मैंने बेसिक सा क्वेश्चन किया है, इसमें कोई ज्यादा भी मैंने चेंजेस नहीं किए हैं। अभी मैंने आयत के अंदर खाली आयत ही रखा है, आयत के अंदर किसी वृत्त को नहीं डाला है, या आयत से मैंने और कोई आकृति नहीं बनाई है, न मैंने इसके चारों तरफ कोई रास्ता बनाया है, या इसके बीचों बीच कोई रास्ता बनाया है, ऐसा कुछ नहीं किया। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। वो सारे क्वेश्चन हम सभी आकृतियां कंप्लीट होने के बाद एक सीरीज के तहत लेंगे। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आकृति वर्ग। पहले मैं 1 बाय 1 सारी आकृतियां कंप्लीट करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी और फॉर्मूले। वर्ग, इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की जो आकृति है वो इस टाइप की होती है। ठीक है। इसे हम स्क्वायर की क्या बोलते हैं, भुजा। क्या बोलते हैं, भुजा, या हम इसको ए से भी डिनोट कर देते हैं। किससे, ए से। और इंग्लिश में भुजा को क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। इसकी चारों भुजाएं, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। each side is equal and each angle has 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और सभी भुजाएं आपकी बराबर होती है, इक्वल साइड होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और ये आयत का क्या होता है, विकिरण होता है। ठीक है। इसमें भी 2 विकिरण होते हैं, और दोनों लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 2 विकिरण होते हैं और दोनों लंबाई में बराबर होते हैं। आयत और वर्ग में फर्क खाली भुजाओं का ही है। उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री यहाँ पर भी है और वहां पर भी था। वहां पर भी 2 विकिरण होते हैं, और यहाँ पर भी कितने विकिरण है, 2 विकिरण है। तो सबसे पहले जो आयत में देखा था वो यहाँ पर भी देखेंगे। परिमाप, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। परिमाप मतलब पेरीमीटर,
पेरीमीटर का क्या मतलब बताया था मैंने कि सभी भुजाओं को जोड़ दो परिमाप आ जाएगा। तो भुजा 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 कितनी बार जुड़ जाएगी? 4 बार। 4 टाइम्स यदि भुजा को हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो मैं 4 बार जोड़ने की बजाय मैं 4 से उस साइड को क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। तो बताओ पेरीमीटर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 4 इंटू साइड या 4a, कई बुक में आप 4a भी लिखा होगा। a मतलब उसने भुजा को क्या बोल दिया है? a बोल दिया है, तो 4a भी लिखा हो सकता है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल, एरिया आपको निकालना हो तो वहां एरिया हम कैसे निकाल रहे थे? लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे थे। ये लंबाई होती थी और ये चौड़ाई होती थी। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है, ये भुजा है और ये भी क्या है? भुजा ही है, क्योंकि बराबर है। तो भुजा गुणा भुजा, वहां लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे थे, तो चौड़ाई की जगह भी भुजा है और लंबाई की जगह भी भुजा है। तो बताओ क्या बन जाएगा? भुजा गुणा भुजा का मतलब क्या हो गया? भुजा स्क्वायर, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं? a गुणा a बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और ये इसका क्षेत्रफल है। फिर बात आती है किसकी? विकीर्ण की, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल कैसे निकालेंगे इसका? वहां डायगोनल हम कैसे निकाल रहे थे? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। देखो मैं इसका एक पूरा निकाल के दिखा देता हूं आपको। डायगोनल हम साइड में इधर निकाल देते हैं। वहां हम डायगोनल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यहाँ लंबाई की जगह भी भुजा है, भुजा का स्क्वायर, और चौड़ाई की जगह भी क्या है? भुजा है। तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये जो अंडर रूट है वो इस भुजा के ऊपर भी है और इस 2 के ऊपर भी है। तो भुजा स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर तो अंडर रूट रहेगा, और भुजा यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ विकिरण की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 2 इंटू भुजा, या अंडर रूट 2 इंटू ए। ठीक है, या a अंडर रूट 2, एक ही बात है, कैसे भी लिख दो इसको। तो अंडर रूट 2 इंटू भुजा इसका क्या है? विकिरण है। इसका क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला और भी है, एक रिलेशन और भी होता है। ये जो रिलेशन है एरिया निकालने का, ये भुजा और क्षेत्रफल का रिलेशन है। अब यदि मुझे क्वेश्चन में भुजा गिवन नहीं है, मुझे क्वेश्चन में मान लो डायगोनल गिवन है, विकिरण गिवन है, तो मैं एरिया कैसे निकालूं? एक तरीका तो ये है कि उस विकिरण से पहले आप क्या फाइंड कर सकते हैं? क्वेश्चन में विकिरण गिवन होगा और वो आपसे एरिया पूछ लेगा, तो उस विकिरण से पहले आप क्या फाइंड कर सकते हैं? भुजा निकाल सकते हैं और फिर उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यदि ये अप्लाई नहीं करना चाहता, डायरेक्ट इसका एरिया निकालना चाहता हूं, तो एक फॉर्मूला और भी, एक रिलेशन और भी है। वो क्या है? क्षेत्रफल बराबर विकिरण का स्क्वायर, विकिरण का स्क्वायर अपॉन 2। यह भी एक फॉर्मूला है जो हम एरिया निकाल सकते हैं। कब? जब क्वेश्चन में विकिरण दिया गया हो। बाकी इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। यदि विकिरण दिया गया है तो विकिरण से भुजा हो जाएगी, और भुजा होगी तो भुजा स्क्वायर कर देंगे, तो भी आपका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? तो ये वर्ग के बारे में था, वर्ग की प्रॉपर्टी और उसके फॉर्मूले क्या है। तो ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ग के ऊपर। एक वर्ग जिसका विकीर्ण, एक वर्ग जिसका विकीर्ण 15√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप, तो उस वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले एक एक क्वेश्चन एक एक आकृति के। ठीक है, एक वर्ग जिसका विकीर्ण 15√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखा है? 4 गुणा भुजा। अरे परिमाप का फॉर्मूला क्या लिखा है? 4 गुणा भुजा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखा है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब फॉर्मूले तो मेरे ये है, परिमाप का फॉर्मूला 4 गुणा भुजा और क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर। और भुजा क्वेश्चन में गिवन है नहीं है, क्वेश्चन में गिवन क्या है? विकिरण। विकिरण बोले तो डायगोनल, डायगोनल की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 15√2
15√2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं इस डायगोनल से क्या फाइंड कर लूं, भुजा फाइंड कर लूं। डायगोनल से मैं भुजा पता कर लेता हूं और भुजा के बाद में तो परिमाप और क्षेत्रफल है, इजीली निकल जाएंगे। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला लिखाया था वो क्या लिखाया था, √2 इंटू भुजा। डायगोनल क्या लिखाया था, √2 इंटू भुजा। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 15√2। √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो भुजा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 15। भुजा की वैल्यू कितनी आएगी, 15। और भुजा आ गई तो इसका परिमाप निकल जाएगा। परिमाप का फॉर्मूला लिखा है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा की वैल्यू आपने निकाल ली 15, 15 चौके 60 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया उसने, भुजा नहीं दी, विकिरण दे दिया। बाकी तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भुजा एरिया निकालना हो तो भुजा स्क्वायर, भुजा की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम करते हैं त्रिभुज। ट्रायंगल, त्रिभुज को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिगर ऑफ 3 साइड, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है त्रिभुज की। और इसकी एक बात और पता होना चाहिए, तीनों कोणों का जो योग होता है त्रिभुज में, तीनों जो एंगल होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का 180 डिग्री। अब त्रिभुज कई प्रकार के हो सकते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कई टाइप के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो टाइप है वो है समबाहु त्रिभुज। क्या, समबाहु त्रिभुज। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आर्मी में क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई यानी हाइट बोलते हैं समबाहु त्रिभुज की। और ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे। सभी भुजाओं का योग, भुजा तीनों भुजाएं बराबर होती है तो 3 गुणा भुजा इस समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। फिर बात आती है इसके क्षेत्रफल की कि एरिया कैसे फाइंड होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आर्मी अग्निवीर के पेपर में कई बार ये फॉर्मूला भी पूछा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है,
एरिया निकालने का, वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम इसका क्षेत्रफल निकाल ले सकते हैं। फिर इसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, हाइट कैसे निकालते हैं? हाइट और भुजा के बीच में क्या रिलेशन होता है? वो होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, क्लियर है? ऊंचाई और भुजा के बीच में जो रिलेशन है वो √3/2 इंटू भुजा होता है। कई बार क्वेश्चन में क्या करेगा, वो आपको भुजा नहीं देगा और वो आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा या परिमाप पूछ लेगा। तो पहले हमें, यदि क्वेश्चन में भुजा न देके ऊंचाई गिवन होगी, तो उस ऊंचाई और भुजा के रिलेशन से मैं क्या फाइंड कर लूंगा? भुजा फाइंड कर लूंगा। जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने विकिरण दे दिया था और भुजा नहीं, तो पहले उस विकिरण से हमने भुजा निकाल ली थी। यहाँ पर भी यदि आपको ऊंचाई दे दे तो पहले आप इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से यहाँ से भुजा निकाल सकते हो, और भुजा निकालने के बाद आप इसका परिमाप भी निकाल सकते हो और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज के बारे में हो गया। फिर आप विषमबाहु त्रिभुज देखो। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल, क्या स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, विषम नाम से पता चल रहा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये जो आकृति है वो विषमबाहु त्रिभुज है। इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग है, उसको मैंने नाम दे दिया ABC, मीन्स तीनों साइड अलग अलग है। तो तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो तीनों कोण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। अब इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इस विषमबाहु त्रिभुज यदि हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना हो, तो वो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसके लिए हमने पढ़ रखा है बचपन में एक हीरो का सूत्र। क्या? हीरो का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अकेले इस विषमबाहु के लिए नहीं है। ये जो फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, जो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए काम आता है, ये हर प्रकार के त्रिभुज में काम आता है। चाहे वो आपका समबाहु त्रिभुज हो, जो अभी हमने बात कर चुके हैं, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, जिसकी हमने अभी बात नहीं करी है, करेंगे आगे, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, स्केलन ट्रायंगल, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, आपका राइट एंगल ट्रायंगल, उसका भी इन चारों का, समबाहु का, समद्विबाहु का, विषमबाहु का और समकोण त्रिभुज का, चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला काम में आता है। जो मैंने समबाहु के अंदर एक फॉर्मूला लिखा है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, वो पर्टिकुलर खाली समबाहु में ही काम करेगा। समद्विबाहु का जब मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा वो पर्टिकुलर समद्विबाहु में ही काम करेगा। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, और समद्विबाहु का a/4 √4b² - a² होता है। ये जो फॉर्मूले पर्टिकुलर उसी के लिए काम करेंगे, लेकिन ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता है। तो देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें S निकालना होता है। क्या? S निकालना होता है, और इस S को हम क्या बोलते हैं? इस S को अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। S इक्वल टू क्या होता है? A+B+C। ये तो क्या हो जाता है? पूरा परिमाप। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है, तो ये तो परिमाप आ गया। मैंने अर्ध परिमाप लिखा है, इसका मतलब इसमें किसका भाग दे देंगे? 2 का। तो जैसे ही A+B+C/2 करूंगा तो हमें S की वैल्यू फाइंड हो जाती है, और S को हम क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप। इस S की हमें रिक्वायरमेंट होगी आगे हीरोन्स फॉर्मूला में।
हीरो का जो सूत्र होता है वो क्षेत्रफल निकालने के लिए काम में लिया जाता है। वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे वो क्या है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी टाइप के ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमें s की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी होगी, वो हम a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो s फाइंड हो जाएगा और उस s की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। a b c हमें क्वेश्चन में गिवन ही होगा, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना वो हमें आता ही है, तो एरिया इसका फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? तो विषमबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकालना है वो हम इरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे और ये फॉर्मूला ईच ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है, सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए ये अप्लाई होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रोक। नेक्स्ट देखो, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, ये जो आकृति होती है वो समकोण त्रिभुज की होती है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। देखो, एक त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है। किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज है उसमें एक कोण ही 90 या 90 से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा कोण 90 या 90 से ज्यादा क्या नहीं होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। यदि 2 कोण 90 के हो जाएंगे तो तीसरा क्या बनेगा, तो वो त्रिभुज पॉसिबल है नहीं है। एक त्रिभुज में अधिकतम एक कोण ही 90 या 90 से ज्यादा का होगा। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को हम क्या बोल देंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, ठीक है, उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या? कर्ण, हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है इसको? हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। क्लियर है? सबसे बड़ी भुजा, और ये कर्ण हो गया हाइपोटेनस। इसको हम क्या बोल देंगे? आधार। क्या बोल देंगे? आधार, बेस। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे? लंब, परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर, या हम इसको ऊंचाई भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो आधार, इस कर्ण हमेशा फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा ही होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम हमेशा कर्ण ही कहेंगे। आधार और लंब आपस में चेंज हो सकता है। यदि हम इसको आधार कहते हैं तो ये लंब हो जाएगा, और यदि इसको आधार कहेंगे तो ये लंब हो जाएगा। आधार और लंब दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्ण चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 90 डिग्री की अपोजिट साइड ही होती है और वो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम आती है, उसका क्या नाम है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई जगह यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, ये एक रिलेशन बताती है।
पाइथागोरस थ्योरम एक रिलेशन बताती है इन तीनों भुजाओं के बीच में, आधार, लंब और कर्ण के बीच में, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, या फिर मैं इसको कहूं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये दोनों बातें क्या है, एक ही है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है, इनकी भुजाओं के बीच में रिलेशन होता है, एक फिक्स रेशियो में ये भुजाएं होती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख देंगे हम, रेंडमली कोई भी भुजा नहीं हो सकती, इनमें एक फिक्स रिलेशन है। जैसे इनके बोलते हैं ट्रिपलेट, इन भुजाओं का जो रिलेशन है उसको ट्रिपलेट बोलते हैं, त्रिक, पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, और ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे 3 4 5, 3 4 5, ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी। या 3 और 4 में आप बदल सकते हो किसी को, लेकिन ये 5 तो क्या है, करणीय। बड़ी वाली भुजा हमेशा करणीय, बाकी किसी को भी आधार को, किसी को भी आप लंब को। तो ये हमें लर्न रहना चाहिए एट ए टाइम, हमेशा याद रखनी। 3 4 5, ये 3 है, 4 तो ये 5 ही आएगा हमेशा। ठीक है, जैसे 6 8 10, 6 8 10। ठीक है, जैसे 5 12 13, जैसे 5 12 13, जैसे 8 15 17 या 15 8 17, एक ही बात है। ठीक है, जैसे 7 24 25, जैसे 9 40 41, 9 40 41। ठीक है, और भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं, जैसे 5 12 13, 9 12 15। ठीक है, और भी बहुत होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है। हम रीजनिंग का दूरियां दिशा चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर भी इसका यूज होता है। जब हम घर से सीधी दूरी निकालना होता है तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है, वहां पाइथागोरस थ्योरम ही लगती है। ठीक है, जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वहां पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये इसी से आया है। अब बात आती है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है वो देखो। तो समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ऊंचाई क्या है, लंब को ही क्या बोलते हैं, कई बार ऊंचाई बोल देते हैं, परपेंडिकुलर को ही क्या बोल देते हैं, ऊंचाई बोल देते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है? तो दोस्तों आज की हमारी जो क्लास थी वो क्षेत्रमिति चैप्टर हमने स्टार्ट किया था आज हमने कई आकृतियां कर ली है, आयत है, वर्ग है, त्रिभुज में भी 2-3 त्रिभुज कर लिए हैं, समकोण, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। आगे की जो हम क्लास कंटिन्यू कल करेंगे, फिर इसके 1 बाय 1 फॉर्मूला करेंगे। और मैं आपकी ये आज की जो क्लास है वो कैसी रही आप मुझे कमेंट पे बताना। ठीक है, कोई भी इससे क्वेश्चंस बाद में लेंगे और किसी प्रकार का कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट में मुझे लिख के बता देना। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। जय हिंद।